नमस्ते। और आज हमारा जो है मानसून प्रणाली का क्लास शुरू हो रहा है। और नदियों का क्लास हमने 16 नंबर क्लास में ख़त्म कर दिया था। जितने भी नदी के ऊटपटांग क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो सारे कर लिए हैं। आज हम सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत विभाग का पेपर होना है उसमें भी इंडियन जियो वाला जो पार्ट है उसमें हम किसको शुरू कर रहे हैं, मानसून प्रणाली को। अभी एक बार मैं आपको सेकंड ग्रेड का जो इंडियन जियो के टॉपिक है वो बोल के बता देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में भी एकदम क्या रहे, सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहे। और कल कोई वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं थी, और कोशिश करूंगी कि आज भी वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पूरा का पूरा प्रयास है कि मैं एकदम अच्छे से दम लगा के बोलूंगी, ताकि आपको पूरा का पूरा वॉइस मेरा क्लियर सुने। क्योंकि मेरी वॉइस लो पिच की वॉइस है, और लो पिच की वॉइस को माइक के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा क्या आता है, दिक्कत आता है। पर मैं पूरा दमखम लगा के एकदम अच्छे से बोल रही हूँ, ताकि आपको वॉइस बिल्कुल क्या मिले, क्लियर मिले। अब चलो छोड़ो, हम पढ़ाई की बात करते हैं। और पढ़ाई की बात यह है कि इंडियन जियो जो सेकंड ग्रेड में लगाई है, भारतीय भूगोल जो सेकंड ग्रेड में लगाया है, उसमें पहला टॉपिक है भारत का भौगोल, भौतिक विभाग और भौतिक परिचय। वो हमने कवर कर लिया। देन उसमें लगा हुआ है कि भारत की नदियां, वो भी हमने कर ली। भारत की नदियां नहीं लिखा हुआ है, बेसिकली लिखा है भारत का अपवाह तंत्र, जिसका मतलब भारत की नदियां ही होता है। उसके बाद आपके सिलेबस में लिखा हुआ है मॉनसून प्रणाली। मॉनसून प्रणाली के बाद लिखा हुआ है वेजिटेशन एंड एनर्जी रिसोर्सेज इंग्लिश में, जिसका हिंदी में मतलब होता है वनस्पति और ऊर्जा संसाधन। मॉनसून प्रणाली के बाद हमारे सिर्फ दो टॉपिक रहेंगे, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन। उसके बाद हम नए तरह की क्लास में एंटर करेंगे। ठीक, पहले हम सेकंड ग्रेड के हिसाब से सारा का सारा एमसीक्यू क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो जिन लोगों ने भी पिछली क्लास नहीं देखी है, आज से नए नया आज ही से शुरू कर रहे हैं, वो पिछली सारी क्लासेस भी देखें, ताकि आराम से सारा क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक, तो चलो अब हम अपना, हमारी क्लास का रूल है कि हम सबसे पहले माँ भगवती को प्रणाम करते हैं, और फिर ही पढ़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज हमें मॉनसून पढ़ना है, और मॉनसून में समझने वाली बातें बहुत ज़्यादा है और रटने वाली बातें बहुत कम है। ठीक, तो मैं बताती चलूंगी कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो चलो आज की हमारी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, तो अरे मैं इसलिए चौंक गई थी, मैं बार बार देख रही थी कि वहां पे वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि मैं रीचेक करती रहूँ कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। तो चलो शुरू करें क्लास। चलो, हाँ, देखो पहला क्वेश्चन हमें समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि मॉनसून सारा का सारा समझ का खेल है। अगर आपको समझ में आया होगा तो मॉनसून का क्लियर बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि ये थ्योरी की क्लास नहीं है, तो मुझे बहुत ही कंसाइज रूप में, बहुत ही कम शब्दों में आपको बड़ी बड़ी बातें क्या करनी होगी, समझानी होगी। तो देखो, क्लास को आज पूरा ध्यान से देखना। मॉनसून का पूरा क्लास जितना भी आएगा, दो या तीन, उसको पूरा ध्यान से देखना। और मानसून ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारा का सारा ध्यान एक जगह पर लगाने की जरूरत है। हाँ ठीक है, नदियों की क्लास में आप थोड़ा हाई हेलो कर लो, चलता है, लेकिन मानसून में नहीं चलता है। तो आज थोड़ा डिसिप्लिन में ज्यादा रहना, रोज रहते हो, आज थोड़ा ज्यादा रहना। और कल नदियों के सारे आंसर लगभग सही थे, तो सभी को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जिस भी तरीके से, इतने जोश से आप लगे हुए हैं पढ़ने में, वैसे ही बिल्कुल पढ़ते रहे। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रति चक्रवातीय दशाएं क्या होती है। देखो, एक होती है चक्रवातीय दशाएं, कौन सी दशाएं होती है, चक्रवातीय दशाएं, और एक होती है प्रति चक्रवातीय दशाएं। दो टर्म चलती है, प्रति चक्र वातीय दशाएं। अभी के लिए समझो, आपने बहुत बार सुना होगा ना कि देखो, तूफान आने से पहले शांति हो जाती है। शांति का मतलब एकदम लो प्रेशर, है ना। और तूफान कब आते हैं, जब चक्रवात आता है। और चक्रवात आपने देखा भी होगा, देखो चक्रवात ऐसा होता है, बीच में चक्रवात के उसकी आंख होती है, और बाहर पूरा का पूरा साइक्लोन होता है। पूरा का पूरा साइक्लोन ऐसे ऊपर उठता हुआ आप लोगों ने कई बार यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा होगा। तो चक्रवात कब आता है, आपने बेसिकली सबको बोलते हुए सुना होगा कि तूफान के आने की पहले की शांति। तूफान के आने की पहले की शांति का क्या मतलब है, जब आपकी जिस भी जगह पर रह रहे हो वहां पे प्रेशर क्या हो जाए, धीरे धीरे
कम होने लग जाए। तो चक्रवातीय दशाएं तब बनती है जब कौन सा क्षेत्र बनता है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो चक्रवातीय दशाएं कौन से दाब की होती हैं, निम्न दाब की होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब हमें क्या पूछा गया है, प्रति चक्रवातीय दशाएं। प्रति चक्रवातीय दशाएं ठीक उल्टी होगी चक्रवातीय दशाओं की, मतलब इसमें हमेशा कैसा दाब मिलेगा आपको, उच्च दाब का क्षेत्र मिलेगा। कैसा क्षेत्र मिलेगा, उच्च दाब का क्षेत्र मिलेगा। और जब प्रति चक्रवातीय दशाएं होगी तो जो मौसम होगा वो एकदम कैसा होगा, कूल एंड कंपोज होगा। मौसम एकदम शांत होगा, हवाएं एकदम मतलब अपने हिसाब से बह रही होगी, ज्यादा हवाएं शू शा करेगी नहीं। तो एकदम मौसम कैसा होगा आपका, आसमान बिल्कुल आपका साफ होगा, एकदम मतलब रिदम वाला मौसम होगा। तूफान में तो क्या होता है, चक्रवात में तो क्या होता है, कहीं से तेज बारिश आ रही है, कहीं पे बहुत तेज आंधी आ रही है, एक पेड़ उधर जा रहा है, दूसरा पेड़ उधर जा रहा है। ये चक्रवात की दशाएं हैं जिसमें इतना ज्यादा वो क्या कहते हैं उसको, बिखराव है। ठीक, लेकिन आप प्रति चक्रवातीय दशाएं जब देखोगे तो एकदम आसमान बिल्कुल साफ, हवाएं रेगुलर रिदम पे चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन भारत में कब होती है, प्रति चक्रवातीय दशाएं भारत में कब होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है। ये होती है भारत के अंदर दिसंबर से मध्य फरवरी के बीच में। कब होती है, दिसंबर से मध्य फरवरी। अब देखो सिर्फ मॉनसून जो है वो महसूस करने की बात है। अब एक बार जरा अपने दिमाग में सोचो, जाओ दिमाग में, जब आप दिसंबर से मिड फेब के महीनों में होते हो, क्या आपको उस समय मौसम बहुत रंग बदलते दिखता है, नहीं, आपको आसमान हर वक्त क्लियर दिखता है, थोड़ी ठंडक सी होती है। जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं उनको थोड़ी ठंडक सी महसूस होती है, लेकिन मोर और लेस आसमान क्या रहता है, साफ रहता है, हवाएं अपने रिदम पे चलती हैं, वो किसी के क्या नहीं करती, किसी के उंगली नहीं करती। ठीक, वो एकदम अच्छे बच्चे की तरह अपने पाथ पे क्या कर रही होती है, फ्लो कर रही होती है। तो अब आराम से याद रखना कि जो प्रति चक्रवातीय दशाएं होती है भारत में वो आपको दिसंबर से मध्य फरवरी के दौरान मिलती है। प्रति चक्रवातीय दशाएं जो हैं वो उच्च दाब की अवस्थाएं हैं। बस अभी के लिए इतना काफी है, और इससे ज्यादा हम कब पढ़ेंगे, जब मैं आपको थ्योरी का क्लास पढ़ाऊंगी तब पढ़ेंगे। और फिर जब आरपीएससी अपना सेकंड ग्रेड का वैकेंसी निकालेंगे तब तक मैं आपके लिए बुक भी निकाल दूंगी एमसीक्यू वाली, और यहाँ पे भी आपको कंसाइज फॉर्मेट में और बहुत ही कस्टमाइज तरीके से क्वेश्चन पेपर को क्या कराऊंगी, सॉल्व कराऊंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना क्या रखें आप, याद रखें। आगे बढ़ जाऊं, चलो अगला क्वेश्चन, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर। अब हमें एक बार भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, देखो क्योंकि मुझे कुछ चीजें आपने क्या करनी है, समझानी है। अब देखो आपका जोधपुर है इस जगह पे, इस जगह पे आपका जोधपुर है, ठीक। इस जगह पर आपका शिलोंग है, कौन है आपका, शिलोंग। फिर इस जगह पर केरल के अंदर आपका है तिरुवनंतपुरम। कौन सी जगह है ये, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम सॉरी, तिरुवनंतपुरम। क्लियर। फिर पेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज, ताकि सबको विजिबल हो। फिर है आपकी दिल्ली, ये भारत का दिल्ली, ये हमारी क्या है, दिल्ली है। अब गौर से देखो, यहाँ से भारत की कोस्ट लाइन शुरू हो रही है, यहाँ से भारत की तट रेखा शुरू हो रही है। ये इधर वाला हिस्सा कहलाता है आपका अरब सागर। कौन सा सागर कहलाता है, अरब सागर। क्लियर। उधर वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये, बंगाल की खाड़ी। अब ये क्या कह रहा है उस पे गौर करते हैं। इतना हमने बना लिया। अब ये कह रहा है कि सबसे कम, इन चारों जगहों में से सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ होगा। अब बात किसकी आ रही है, वार्षिक तापांतर की। तो पहले समझ में आना चाहिए कि वार्षिक तापांतर क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, पूरे वर्ष दिन और रात के तापमान में आपका डिफरेंस कितना कम है। ठीक, दिन और रात के टेम्परेचर में पूरे वर्ष के दौरान कितना आपका टेम्परेचर का डिफरेंस कम रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वार्षिक तापांतर कहते हैं। अब ये वार्षिक तापांतर इन चारों जगहों में से किस जगह पे सबसे कम होगा। अब किस जगह पे सबसे कम होगा, तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी जगह समुद्र के नजदीक है और कौन सी जगह समुद्र से दूर है।
जो जगह समुद्र से जितनी ज्यादा नजदीक होगी, जो समुद्र के जितने ज्यादा पास बैठा होगा, उसका वार्षिक तापांतर बहुत कम होगा। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। समुद्र के पास जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, जितने भी तहसीलें हैं, समुद्र के पास एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर समकारी प्रभाव। समुद्र क्या करता है, अपने हिसाब से उस जगह के टेम्परेचर को दिन और रात में घटा और बढ़ा देता है। तो मोर और लेस पूरे दिन में आपको एक जैसा टेम्परेचर फील होता है, इसलिए आपको ना तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। यही कारण है कि उनका वार्षिक तापांतर क्या रहता है, कम रहता है। अगर आप नक्शे पे देखोगे तो सबसे नजदीक जो अरब सागर में या समुद्र के पास जो सबसे ज्यादा पास में बैठा है वो तिरुवनंतपुरम है। यानी कि तिरुवनंतपुरम का जो टेम्परेचर है, वार्षिक जो तापांतर है, वो क्या रहेगा, कम रहेगा। जोधपुर और दिल्ली बहुत दूर है, तो उन पर समुद्री जलवायु समुद्री का सॉरी समुद्री क्षेत्रों का समकारी प्रभाव नहीं होगा, और समकारी प्रभाव नहीं होने के कारण उनके वार्षिक तापांतर ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। वो डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तिरुवनंतपुरम। क्लियर। फिर से बता देती हूँ कि जो जो जगह है किसके पास होती है, समुद्र के पास होती है, वहां पे दो प्रकार की हवाएं चलती है। एक होती है स्थल समीर और एक होती है जलीय समीर। ठीक है, समीर माने पवन। दिल, वो कौन सी पिक्चर है, एक हम दिल दे चुके सनम है या पता नहीं कौन सी है, जिसमें वो सलमान खान जो है समीर हवा का झोंका वाला डायलॉग है। तो उससे ध्यान रखना कि जहां पर भी समुद्र पास में होता है वहां पे समकारी इफेक्ट का क्या सीन रहता है कि वहां पे दिन और रात में दो प्रकार की पवनें चलती है। एक चलती है स्थल समीर और एक चलती है समुद्री समीर। उसी के कारण यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। ना तो ज्यादा सर्दी लगती है ना ज्यादा गर्मी लगती है, और ऐसे प्रभाव को बोलते हैं समकारी प्रभाव। जलवायु का कैसा प्रभाव, समकारी प्रभाव। आप देखो, आपको तिरुवनंतपुरम वाले लोगों को कभी वूलन्स खरीदते ही नहीं दिखेंगे, है ना। तिरुवनंतपुरम में जो लोग रहते हैं वो सर्दी के कपड़े ही नहीं खरीदते, क्योंकि उनके तो साल भर मौसम एक जैसा है, क्योंकि समुद्र अपने आप क्या मेंटेन कर रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। तो क्लियर, आगे चलूं, चलो अगला क्वेश्चन। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में से सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किसका होगा। देखो अब ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। कोलकाता भी बंगाल की खाड़ी के पास है, मुंबई अरब सागर के पास है, चेन्नई बंगाल की खाड़ी के पास है, लेकिन दिल्ली जो है, दिल्ली जो है आपका वो एकदम इंडिया के सेंटर में है और समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है। समुद्र से दूर होने के कारण दिल्ली पर कौन सा इफेक्ट नहीं आएगा, समकारी प्रभाव नहीं आएगा। दिल्ली की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु है और वो विषमकारी इफेक्ट लिए हुए है। इसलिए आप देखो दिल्ली में दिन और रात के टेम्परेचर में और 6-6 महीने के दिन और रात के टेम्परेचर में भी क्या आएगा, बड़ा डिफरेंस आएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, सबसे अधिक वार्षिक तापांतर। तो सबसे अधिक वार्षिक तापांतर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दिल्ली में देखने को मिलेगा। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई फिर से कोस्ट पर स्थित है, समुद्र के पास स्थित है, तो उनकी जलवायु पर समकारी प्रभाव लगेगा। लेकिन दिल्ली की जो जलवायु है वो विषमकारी प्रभाव लिए है। इवन राजस्थान की भी विषमकारी है, क्योंकि हम समुद्र से क्या है, दूर है। हमारे लिए कोई पास में दिन रात कूलर नहीं फिक्स हो रखा है। समुद्र पास होने का मतलब है आपने अपना कूलर आपके मुंह पे लगा रखा है। दिल्ली का कूलर बहुत दूर बैठा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों दिल्ली से बहुत दूर है, दिल्ली के कूलर दिल्ली से बहुत दूर है, इसलिए दिल्ली के ऊपर विषमकारी प्रभाव आता है। इसीलिए दिल्ली वाले लोग या पूरे उत्तर भारत के लोग जिनके समुद्र से दूरी ज्यादा है, वो लोग मौसम को एंजॉय करते हैं। हमारे पास गर्मी भी होता है, हमारे पास सर्दी भी होता है, और हम खूब शॉपिंग करते हैं कि ये गर्मी की शॉपिंग है, ये हमारी सर्दी की शॉपिंग है ना। पूरा एक वूलन का हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन होता है अच्छा खासा। तो यही कारण है कि दिल्ली पर जो जलवायु का विषमकारी प्रभाव है उस वजह से वार्षिक तापांतर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, आगे चलूं, चलो। मानसून की जो विशेषता नहीं है वह है। अब इसने क्या पूछा है, मानसून की जो विशेषता नहीं है वो है। अब देखो मानसून हमारा कैसी वर्षा लेके आता है, मौसमी वर्षा लेके आता है, ये तो है।
अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, बिल्कुल सही बात है। मानसून एकदम मतलब आप ये कह सकते हो बहुत ही ज्यादा मानसून क्या है, अनिश्चित है, पता ही नहीं कब आएगा। हालांकि बहुत कोशिश की जाती है सैटेलाइट्स के द्वारा और भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा, लेकिन फिर भी मानसून के अपने नखरे हैं, अपना टाइम टेबल है, अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही आता है, अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही बारिश करता है। तो ये अनिश्चित और अनियमित वर्षा करने के लिए क्या है, बहुत फेमस है। देखो सेम चीज है, भारत ही है, भारत में आप देखो चेरापूंजी मानसनराम में कितनी बारिश हो रही है। दक्षिण में अगुम्बे एक जगह है ना, कौन सी, अगुम्बे, जिसको दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहते हैं, अगुम्बे को। अगुम्बे घाट कर्नाटक में है बेसिकली, इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहते हैं। अगुम्बे में भी बारिश हो रही है, लेकिन आप देखो राजस्थान के थार में कितनी कम बारिश हो रही है ना। तो भारत में इतना ज्यादा अनियमित वर्षा है और मानसून इतना ज्यादा अनिश्चित है, तो ये हमारे मानसून की खासियत है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वर्षा का असमान वितरण, बिल्कुल वर्षा का असमान वितरण मानसून की विशेषता है। कहीं 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, कहीं 200 से 400 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, और कहीं राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके हैं जहां मात्र और मात्र 15 से 20-25 सेंटीमीटर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो आप देख पा रहे होते हो कि पूरे के पूरे भारत में वर्षा का एकदम असमान वितरण है। तो ये भी मानसून की विशेषता हुई। अब देखो, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, अरे बाबा रे, ये तो बहुत गलत बात कर दी। वर्षा होने के दिनों की अगर निरंतरता मॉनसून के पास होती तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मॉनसून है ही पूरा का पूरा इरेगुलर, है ना, निरंतर नहीं है वो। तो जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, मॉनसून की विशेषता नहीं है। क्लियर, आगे चलूं, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून द्वारा वर्षा नहीं होती। तो देखो, दक्षिण पश्चिम मॉनसून विंड्स को देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस जगह पे आपका कोरोमंडल कोस्ट है, कौन सा कोस्ट है, कोरोमंडल तट। अब कोरोमंडल तट के पास ही आपका स्थित है तमिलनाडु, कौन स्थित है, तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य स्थित है, तमिलनाडु। अब ये जो तमिलनाडु वाला इलाका है ना, इसके साथ क्या दिक्कत होती है कि इधर से जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, थोड़ा पेन का कलर अलग कर रही हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, इधर से जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विंड्स ऊपर चढ़ती है वो लगभग इस तट के समानांतर है, इस तट के क्या है, समानांतर है। और इस तट के समानांतर होने के कारण और कोई अवरोध नहीं होने के कारण ये सीधी निकल जाती है और यहाँ पे एक बूंद बारिश भी नहीं करती है। मतलब इतना बदमाश हवा कि वो क्या नहीं कर रही है, यहाँ पे एक बूंद बारिश भी यहाँ पे नहीं कर रही है। तो इसीलिए इसका सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, तमिलनाडु। या आपको कोरोमंडल कोस्ट भी दे दे तो भी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अब समझ में आया कि पूरे भारत, आप देखा करो चेन्नई में जब भी बाढ़ आती है ना, आप न्यूज़पेपर की हेडिंग देखा करो, जब आपको ये देखने को मिलता है चेन्नई में बाढ़ आई। चेन्नई में कभी गर्मी में बाढ़ नहीं आती, चेन्नई में हमेशा दिसंबर जनवरी में बाढ़ आती है। क्यों आती है, क्योंकि पूरी गर्मी में जहां साउथ वेस्ट मानसून से पूरा भारत भीग रहा होता है, वहीं पर एक व्यक्ति एकदम सूखा ऐसे गुमसुम सा बैठा होता है, और वो कौन है, आपका कोरोमंडल कोस्ट, और उस पर स्थित तमिलनाडु। तमिलनाडु में बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। जब यही हवाएं लौट कर आएगी तब तमिलनाडु में क्या होगी, बारिश होगी। उस समय पूरा भारत जो है वो गुमसुम बैठा होगा और तमिलनाडु मस्त बारिश के क्या ले रहा होगा, मजे ले रहा होगा। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलूं, चलो। ओह, एक क्वेश्चन चला गया, सॉरी, आ गया वापस। दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है। अब दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक क्यों है, मैंने बता दिया, हमारे कूलर हमसे दूर बैठे हैं। देखो जितना भी उत्तर भारत के जिले हैं ना, उनसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जितना दूर होंगे उतना उनका वार्षिक तापांतर क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। जो समुद्र के जितना पास होंगे उनका वार्षिक तापांतर उतना कम होता जाएगा। जब आप समुद्र के पास होते हो तो आपको जलवायु का समकारी प्रभाव देखने को मिलता है, और जब आप समुद्र से दूर होते हो तब आप पर जलवायु का विषमकारी प्रभाव आता है। अब दिल्ली के कूलर तो बैठे हैं दिल्ली से दूर, यानी कि दिल्ली से समुद्र दूर है, इसलिए वार्षिक तापांतर क्या है, ज्यादा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब ठेठ गर्मी के दिनों में आप देखो, अगर आप उत्तर भारत में हैं
हैं तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि समुद्र से दूरी का क्या फर्क पड़ता है। जब आप अपने घर में कूलर के आगे ऐसे मुंह लगा के बैठे हो, आपको गर्मी लगेगी क्या? आपका बॉडी का टेम्परेचर एकदम क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, कम रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कूलर के आगे से निकल के और कूलर से बहुत दूर एकदम धूप भरी गर्मी में आप बाजार में सब कुछ लेने जाते हो, तब आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है ना। तो बस वही है कि दिल्ली जो है अपने कूलर से दूर है, यानी कि समुद्र से दूर है, इसलिए उसके वार्षिक तापांतर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, यह समुद्र से दूर स्थित है। क्लियर? आगे चलूं? चलो। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। देखो क्वेश्चन भी आ गया कि भाई कोरोमंडल तट पे बारिश करानी है, बिल्कुल करा देंगे, लेकिन गर्मी में नहीं कराएंगे। गर्मी में तो बेचारा उदास सा बैठा रहेगा आपका कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट ऐसे रोता रहेगा कि यार देखो पूरे भारत में क्या हो रही है, बारिश हो रही है और मेरे यहाँ पे सूखा पसरा है। लेकिन वो भी खुश होगा क्योंकि भगवान किसी को निराश नहीं करते। तो जब भी आपके सर्दी का मौसम आएगा, उस समय उत्तर पूर्वी मॉनसून से पूरे भारत में बारिश नहीं होगी, सिर्फ एक जगह बारिश होगी, और वो जगह कौन सी होगी, भारत का कोरोमंडल कोस्ट। तो भारत के कोरोमंडल कोस्ट पे सर्वाधिक बारिश कौन से टाइम पे होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, अक्टूबर नवंबर के बीच में। कौन से टाइम होगी आपके? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अक्टूबर नवंबर में अच्छी खासी बारिश हो जाएगी, क्योंकि आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है वो पीछे हट जाएगा सितंबर में, और जैसे ही वो पीछे हटेगा ऊपर से नॉर्थ ईस्ट मानसून नीचे उतरेगा और उतर कर कोरोमंडल के दिल को क्या कर देगा, खुश कर देगा। तमिलनाडु में क्या होगी, बारिश होगी। और यही वो टाइम है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, जब आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि चेन्नई में बाढ़ आई है। ठीक, आगे चलूं? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। आगे चलते हैं। हाँ, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि जब आपका रेनी सीजन चल रहा है, जैसे अभी भी रेनी सीजन चल ही रहा है, ठीक, अब लास्ट है, अब तो खत्म होने वाला है मॉनसून, फिर लौट जाएगा मॉनसून। तो सितंबर में लगभग मॉनसून खत्म हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता किस समय रहती है। अब देखो, ये क्वेश्चन एक बार के लिए दिमाग में एडजस्ट करो, जब अपन थ्योरी की क्लासेस लगाएंगे उस समय आपको कंप्लीट तरीके से समझाया जाएगा। बेसिकली वर्षा के ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब होती है? प्रातः काल होती है। कब होती है? प्रातः काल, सुबह सुबह होती है। सुबह सुबह खूब आपको क्या दिखता है? मॉइस्चर दिखता है। एक बार मैं इसको क्या करने को कह रही हूँ, आपको याद रखने को कह रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं थ्योरी की क्लास लगाऊंगी तो आपको अच्छे से समझाऊंगी। अगर मैं अभी समझाने लग गई तो क्लास का टाइम बहुत बढ़ जाएगा, ठीक, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो जब भी थ्योरी की क्लास ऑन एयर होगी उस समय इस क्वेश्चन के साथ उस समय ये चीज समझाते वक्त ये क्वेश्चन भी वहां क्या कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी। क्लियर? आगे चले? चलो। हाँ, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित है। बेसिकली आपको ये पूछ रहे हैं कि जब सर्दी का मौसम आता है ना तो कहाँ कहाँ भारत में बारिश होती है। देखो, जब सर्दी का मौसम आता है ना तो भारत में दो जगहों पे बारिश होगी, दो हिस्सों में बारिश होगी। एक आपके उत्तरी भारत में थोड़ी थोड़ी बारिश होगी, और थोड़ी बारिश होगी आपके तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पर। अब उत्तरी भारत में जो आपकी बारिश होगी ना, वो होगी बहुत दूर से कुछ हवाएं आ रही हैं और यहाँ आकर धूम मचा रही हैं, और वो हवाएं हैं आपके पश्चिमी जेट हवाएं, जिसको आप पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हो। इंग्लिश में उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अगर आप राजस्थान के वासी हो तो आप उसे मावट कहते हो। तो पंजाब राजस्थान वाला ये जो इलाका है, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर का ये जो इलाका है, इस पूरे इलाके पर आपको और जम्मू कश्मीर में भी जब सर्दी में बारिश होती है तब वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाती है बेसिकली। तो ये पूरा इलाका जो है वो सारा का सारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या लेगा, बारिश लेगा। और ठीक उसी समय कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश किसकी वजह से होगी? नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होगी, जिसे सर्दी का मानसून भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो होगा जिसमें पंजाब और तमिलनाडु पेयर में दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या है आपका? पंजाब और तमिलनाडु। अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक, वैसे मैंने समझाया भी है, फिर भी याद रखना कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे चले? चलो। गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की पूर्व से पश्चिम, ये क्या कह रहे हैं
कि जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ किस में जाते हैं, गंगा के मैदान में। अब जरा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको यहाँ नीचे, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि क्यों पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते वक्त गंगा के मैदानों में बारिश जो है वो कम होती जाती है। अब देखो ये बंगाल की खाड़ी है, बीओ भी लिख दूं बंगाल की खाड़ी को, बे ऑफ बंगाल एक बार के लिए। अब यहाँ से हवाएं बहुत सारा पानी वाला थैला लेकर, है ना, ऐसे समझो कि वर्षा एक लड़की है और उसने अपने पीछे बहुत सारा पानी वाला थैला भर रखा है, बंगाल की खाड़ी से धनाधन पानी भरा है, और अब वो गंगा की मैदान की तरफ चल रही है। अब थैला बहुत भारी है तो थोड़ा पानी गिराया, फिर थोड़ी आगे बढ़ी, थोड़ा पानी गिराया, ऐसे करते करते वो एकदम उत्तर में पहुंची। तब तक उसके पास पानी की मात्रा क्या हो गई, बहुत कम हो गई। इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बारिश की मात्रा क्या होगी गंगा के मैदान में, कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि नमी की मात्रा, बेसिकली जिसे मैं पानी की मात्रा कह रही हूँ उसे ज्योग्राफी में हम क्या कहेंगे, नमी की मात्रा जो है वो पवनों के अंदर कम हो जाएगी। और एक बार अगर नमी की मात्रा कम हो गई तो बारिश बहुत कम होगी। तो इधर देखो, तो पहले तो यहाँ सारा का सारा बारिश 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 कर दिया, यहाँ से थोड़ा कम यहाँ किया, फिर यहाँ कम किया, फिर यहाँ कम किया। क्यों, क्योंकि देखो सारा का सारा पानी यहाँ से भरा था, और इतना भारी पानी का थैला लेके बेचारी हवा आगे बढ़ रही है, तो सोच रही है पहले थोड़ा कम कर दूं, फिर थोड़ा कम कर दूं, फिर थोड़ा कम कर दूं। तो वेस्ट से ईस्ट की, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते वक्त वार्षिक मात्रा जो है वो घटती है। क्यों, क्योंकि वायु में नमी की मात्रा क्रमशः क्या करती जा रही है, घटती जा रही है। ये देखो क्रमशः घटती जा रही है। क्लियर, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे चलो, देखो पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें आपको एकदम सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल से क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाए। और अगर सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा तो ज्यादा रिवीजन लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक दिमाग उसे क्या करेगा, सेव करेगा। तो आपका कुछ काम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ताकि बहुत ज्यादा रिविजन का पंगा ना रह जाए। क्योंकि जहां हमें बहुत ज्यादा रिवीजन लगाना होगा वहां हमें एफर्ट लगाने होंगे। ये वो एरियाज है जहां हम आसान कॉन्सेप्ट को समझ के अपने क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और परफेक्टली एग्जाम में जाके क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन आसान भाषा में आपको समझाने से पहले मुझे भी चीजें कैसे आनी चाहिए, एकदम अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। मजा आता है ना पढ़ने में, हाँ, क्योंकि जब आपको चीजें समझ में आने लगती है तब मजा आएगा। हाँ, अब हमें देखना है मानचित्र को, और मानचित्र में हमें एक्स और वाई बताना है। और क्या बताना है एक्स और वाई को, कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश बताना है। तो बहुत आसान है, एक्स दे रखा है इस जगह पे, इस जगह पे आपको x दे रखा है, और ये x आप आसानी से देख सकते हो। सबने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा होगा। ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय थार का इलाका है, और मरुस्थलीय थार का इलाका होने के कारण ये जगह है आपकी BWHW, यानी कि x में हमारे BWHW आएगा। तो ये दो ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। मतलब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब हम वाई को देखते हैं। जब हम वाई को देखते हैं तो ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है, और पश्चिमी घाट वाले इस एरिया पर सीधे मॉनसून विंड्स क्या करती है, टकराती है, और टकराकर क्या करती है, बारिश करती है। मतलब ये वाला एरिया जो है वो कौन सा है, AMW वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, AMW वाला एरिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, BWHW और AMW, ये हमारा क्या है, क्लियर। ठीक, आगे चलो, चलो। हाँ, भारत में दिए हुए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से चिन्हांकित क्षेत्रों को निम्नलिखित विशेषताओं से सुमेलित करो। मतलब ये दी गई ABCD वाली जो 4 विशेषताएं है ना, आपको मैप पर 1, 2, 3, 4 से मैच करनी है। अब आप सब इधर की तरफ देखो, जहां ये 1 लिखा हुआ है, ये इलाका राजस्थान का इलाका है, जहां पे बहुत ज्यादा क्या मिलता है आपको, तापमान मिलता है। और ये तापमान आपको यहाँ पे औसत रूप में देखना है। अब हमें इसमें से पकड़ना है वो जगह जहाँ पे गर्मी के दिनों के अंदर तापमान जो है वो अच्छा खासा टेम्परेचर रहेगा। तो देखो इन चारों ऑप्शन को देखोगे तो पहला ऑप्शन देखो, जुलाई में माध्य तापमान मतलब एवरेज टेम्परेचर,
32.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। अगर आप मोर एंड लेस कंप्लीट राजस्थान के इस हिस्से को देखोगे तो इस हिस्से के अंदर जुलाई के अंदर, हालांकि जुलाई में मानसून से कुछ कुछ बारिश हो जाती है, बट फिर भी इस हिस्से का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है? इस हिस्से का टेम्परेचर रहता है 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ऊपर। हम 32 से 38 के बीच में क्या रहते हैं उस वक्त रिलाय करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर ए होगा, फर्स्ट के अंदर क्या होगा? ए होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो, अब हम चलते हैं इस वाले हिस्से की तरफ, 2 नंबर पे। ये वाला हिस्सा आपका, कुछ हिस्सा थोड़ा सा पश्चिमी घाट का है और कुछ हिस्सा आपका किसका है? कोरोमंडल कोस्ट से नीचे का हिस्सा है। अब इन हिस्सों का टेम्परेचर क्या रहेगा? वही टेम्परेचर रहेगा जो एसी का टेम्परेचर रहता है। तो देखो, जहां ये लिखा हुआ है ना कि जनवरी में एवरेज टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से, या तो 25 सेंटीग्रेड या उससे थोड़ा अधिक, अधिक में कितना? 28-29 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो सेकंड में आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। अब देखो, फर्स्ट में ए, सेकंड में बी। अब ढूंढो, फर्स्ट में ए और सेकंड में बी, यही है आपके इसी ऑप्शन में। तो सही आंसर तो क्या हो गया आपका? ए। फिर भी हम आगे के हिस्से देखते हैं। अब इस वाले हिस्से को देखो जो आपके हिमालयन रीजन में है, और इस पे क्या लिखा हुआ है? आपके 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बारिश कितनी होती है? हिमालयन रीजन है, फिर भी यहाँ पे सर्दी में बारिश कितनी हो रही है? 50 सेंटीमीटर से अधिक। किससे ज्यादा हो रही है? 50 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है। फिर देखो, इस जगह पे 4 लिखा हुआ है और ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, और इस जगह पर गर्मी में 400 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है, क्योंकि सारी की सारी मॉनसून हवाएं इस जगह पर क्या हो जाती है? कैद हो जाती है। यहाँ पे हिमालय ट्रैप कर लेता है। किसको ट्रैप कर लेता है? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को ट्रैप कर लेता है, और उसी ट्रैप या जाल में कैद हो जाने के कारण इस पूरे इलाके में गर्मी के मॉनसून से 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। तो यहाँ पे डी के सामने क्या आएगा? 4, सी के सामने आएगा 3, बी के सामने आएगा 2 और ए के सामने आएगा 1, यानी कि 1 2 3 4, यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर? आगे चलूं? चलो, नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र है। अब हमें नीचे देखना है मानचित्र में, और फिर हमें बताना है कि ये कौन सा एरिया है। तो देखो, ये तो है आपके पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के पीछे का इलाका है। अब एक कॉन्सेप्ट समझना, एक होती है पवनमुखी ढाल। एक कौन सी ढाल होती है? पवनमुखी ढाल। और एक होती है पवन विमुखी ढाल। अब सुनो गौर से कि क्या होती है पवनमुखी ढाल और क्या होती है पवन विमुखी ढाल। अब देखो, ये एक पर्वत है, और यहाँ पे जब हवा, जिसके पास दुनिया भर का पानी है, या मैं कहूँ उस हवा के पास दुनिया भर की नमी है, और वो लेकर इसे चढ़ रही होती है। अब उसे थोड़ा क्या आएगा? जोर आएगा ना चढ़ने में। जब उसे चढ़ने में जोर आएगा तो वो क्या करेगी? जैसे ही इन जगहों से टकराएगी और क्या करनी शुरू कर देगी? बारिश कर देगी। तो पवनमुखी ढाल वो ढाल होती है जहां पे वर्षा वाली हवाएं क्या करती है? ऊपर चढ़ती है, और ऊपर चढ़ने के बाद क्या करती है? बारिश करती है। और फिर आप देखोगे कि पीक तक पहुंचते पहुंचते वो अपना सारा पानी क्या कर देगी? बहा देगी। अब पवन विमुखी ढाल, अब जिस ढाल पर पवन क्या करती है? नीचे उतरती है। किस तरफ उतरती है? नीचे उतरती है। अब नीचे उतर रही है बिल्कुल फिसल पट्टी की तरह, ना तो पीछे झोला है पानी का, तो बारिश भी नहीं करेगी, और बारिश नहीं करने के कारण ये वृष्टि छाया क्षेत्र बनेगा, जैसे अरावली में भी बनता है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं रेन शेडो एरियाज, जहाँ पे एकदम मस्त जो मॉनसून की विंड्स है वो फिसल पट्टी बनाती हुई नीचे गिरती हैं, उसे ही पवन विमुखी ढाल कहते हैं। जहाँ मॉनसून की जो हवाएं होती है या वर्षा से भरी जो हवाएं होती है वो अपना सारा पानी क्या कर देती है? पवनमुखी ढाल पर उड़ेल देती है, और फिर मस्त नीचे क्या करती है? स्लाइड करती है, और इसी वजह से वृष्टि छाया क्षेत्र मिलते हैं। इसलिए आप देखते हो कि पर्वत के पवनमुखी ढाल पे बहुत ग्रीनरी होगी, और पवन विमुखी ढाल पे आपको कोई ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट का पवन विमुखी ढाल है, और इसे क्या कहेंगे हम? वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहेंगे? वृष्टि छाया क्षेत्र। क्लियर? तो सही आंसर क्या होगा आपका? डी। आगे चलूं? चलो, निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती? बहुत प्यारा क्वेश्चन।
चारों पर्वत दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पर्वत है जहाँ पे पर्वत के सारे सारे बारिश ही नहीं होती। वैसे तो आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे ये अरावली है। क्यों अरावली है? क्योंकि ये देखो, ये हमारा राजस्थान है, ठीक, और ऐसे अरावली है। अब इधर से जो आपके अरब सागर वाली विंड्स आती है वो इसके सहारे सहारे आगे बढ़ती है, लेकिन ये डायरेक्शन समानांतर डायरेक्शन होने के कारण वहां पर क्या नहीं हो पाती, पर्वतीय वर्षा नहीं हो पाती। तो सही आंसर क्या होगा आपका? अरावली होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसी वजह से आप देखते हो वेस्टर्न थार का डेजर्ट बना है, क्योंकि अरब सागर की जो मानसून शाखा है ना उसके अरावली एकदम समानांतर है, दोनों मस्त एक साथ चल रहे हैं, और एक साथ चलने की वजह से ये बेड़ा गर्क हो गया है कि पूरे के पूरे पश्चिमी राजस्थान में क्या पनप गया, मरुस्थल पनप गया। क्लियर? आगे चलूं? चलो। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको वो कथन देखना है जो क्या है, असत्य है। अब देखो, पहला, जून माह में केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है। बिल्कुल होती है, जून माह के अंदर, जून में हमारा मानसून आ जाता है, सबसे पहले जाता है अंडमान निकोबार, फिर आता है केरल, तो केरल और कर्नाटक में बारिश होगी। ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखो, जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। बिल्कुल गुजरती है। भारत की जलवायु में ऋतुओं की लय विद्यमान है। बिल्कुल ऋतुओं की लय विद्यमान है हमारे पास। एकदम परफेक्ट टाइम पे, कभी परफेक्ट टाइम पे गर्मी आएगी, गर्मी के बाद मॉनसून आएगा, मॉनसून के बाद हमारे पास मॉनसून का प्रत्यावर्तन काल होगा, और उसके बाद हमारे पास सर्दी का सीजन होगा। तो एकदम ऋतुओं का क्या है, हमारे पास लय है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, देश में मॉनसून का प्रारंभ पश्चिम बंगाल से होता है। बिल्कुल नहीं होता। देश में, भारत की मुख्य भूमि में जो मॉनसून का प्रारंभ होता है वो केरल के मालाबार कोस्ट से होता है। तो आपका फोर्थ नंबर स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो सही आंसर क्या होगा, डी। आगे चलूं? चलो। कथन ए, दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहता है। बिल्कुल सही है, कारण मैंने बता दिया है, दक्षिण भारत वालों के पास में ही समुद्र स्थित है, और उसी समुद्रीय जलवायु के कारण जो समकारी इफेक्ट आता है, इसलिए उनके पास ज्यादा ऋतुएं चेंज करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए उनके पास साल भर एक जैसा मौसम रहेगा। वो हमारी तरह गर्मी और सर्दी के कपड़ों में उलझे हुए नहीं रहेंगे। कारण, दक्षिण भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है, यही कारण है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की क्या करता है, सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। क्लियर? आगे चलूं? चलो। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से आपको वो कथन देखना है जो कि असत्य है। जनवरी माह में जेट स्ट्रीम की स्थिति हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। बिल्कुल, अगर आप इस पहले ऑप्शन को देखकर अगर थोड़ा अपना बीपी बढ़ा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैं उन्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। कई बार ऐसे क्वेश्चन में आदमी जो असत्य कथन होता है ना, वो एकदम सिंपल सेट करता है, और वो ऑप्शन को सबसे नीचे रखता है। ऊपर के 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन को वो इतना टफ बनाता है कि आप वहीं पे देख के डर जाओ और उस क्वेश्चन को छोड़कर भाग जाओ। ऐसा नहीं करना है। जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखे जिनके पहले तो स्टेटमेंट बहुत भारी भरकम हो, वहां आप ध्यान रखना कि आपको नीचे के 2 स्टेटमेंट से शुरू करना है, वहीं आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये एक बस साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, आपको डराया जाता है क्वेश्चन की टफेस्ट लैंग्वेज से, क्वेश्चन के टफेस्ट तरीके से। उस जाल में आपको फंसना नहीं है। जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक है। बिल्कुल सहायक है। प्रत्यावर्तित मॉनसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करता है। देखो, जो प्रत्यावर्तित मॉनसून है ना, वो अरब सागर से क्या नहीं करता, ये ग्रहण नहीं करता। वो किससे ग्रहण करता है आर्द्रता? प्रत्यावर्ती मॉनसून आर्द्रता ग्रहण करता है आपके अंडमान सागर से। किससे ग्रहण करता है? अंडमान सागर से। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, सी ही होगा। पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर पश्चिमी भारत और तमिलनाडु में वर्षा होती है। बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर पश्चिम भारत में तो होती है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ मिला के थोड़ी बहुत बारिश कहाँ और कर देते हैं, तमिलनाडु में कर देते हैं। आगे चलो। चलो।
निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सी ऐसी पूरे भारत में जगह है जहां वर्षा अपने मूड के हिसाब से बारिश करती है। मूड होगा तो बारिश करेगी, मूड होगा तो नहीं बारिश करेगी। तो ये जो बारिश का इतना ज्यादा अपने मूड पे डिपेंड होना है ना, उसी को ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहते हैं वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता। कि भाई बारिश अपने मूड पे है, होगा तो कर देगी। जैसे इस साल देखो बारिश ने राजस्थान में क्या मूड बना रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अजमेर में बाढ़ आ गई है, जयपुर में रोज बारिश हो रही है, और हमारे बीकानेर में भी इतना बारिश हुआ है। कुछ दिन तो ऐसे थे जिस दिन पूरा मानसून का ट्रफ बीकानेर से गुजरा है। तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि भाई पूरा का पूरा राजस्थान का मानसून जो है, पूरे भारत में भी स्पेशली राजस्थान जो है वो पूरा का पूरा बारिश वहां पे मूड बना के रखती है कि अच्छा ठीक है मूड होगा तो मैं कर दूंगी बारिश, वरना तुम सूखा झेलो, अकाल झेलो, और अगर मूड नहीं होगा तो मैं बारिश नहीं करूंगी। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर मेरा मूड होगा तो मैं खूब बारिश करूंगी, आप लोग परेशान हो जाओगे, और मेरा मूड नहीं होगा तो मैं बारिश नहीं करूंगी, आप सूखा झेलो, अकाल झेलो। तो जो वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है ना, वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में। बेचारे केरल, कर्नाटक, मेघालय में तो वर्षा मजबूर है बारिश करने के लिए। उन्होंने अपना टेरेन ऐसे बनाया है कि बारिश को मजबूरन क्या करना पड़ता है, पानी देना ही पड़ता है उनको। वहाँ किंतु परंतु वाला सीन नहीं है। लेकिन जो राजस्थान है ना, वहाँ वर्षा फुल ऑन मूड में रहती है। देखो स्टूडेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक मूड के हिसाब से पढ़ने वाले और एक इस हिसाब से पढ़ने वाले कि चाहे आंधी आए तूफान आए हमें तो पढ़ना ही है, क्योंकि फाइनल हमें अपने घर का स्थिति और अपना स्थिति क्या करना है, अच्छा करना है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कैसे वाले हो। ठीक, चलो अगर आप सीरियस वाले हो तो केरल, कर्नाटक, मेघालय की तरह खूब बारिश होगी पैसों की। अगर राजस्थान वाले हो तो फिर थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक, चलो अगला। भारत के अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। कि जब भी भारत में कहीं अकाल पड़ रहा है तो वर्षा की परिवर्तनशीलता कितने परसेंटेज की होनी चाहिए? डायरेक्ट याद रखना है, 30% से ज्यादा। कितनी? 30%। मतलब 30% उसका मूड क्या होना चाहिए, बिगड़ना चाहिए कि नहीं मैं बारिश नहीं करूंगी, मेरी मर्जी नहीं है। बस इतना सा सिंपल सा याद रखना है। और इसी तरीके से याद रख के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करके आना है, सही करके आना है। इसको मैं क्या लगा रही हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ, आप लोग क्या रखना, ध्यान रखना। क्लियर? आगे चलूं? चलो। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? अब दक्षिण पश्चिमी मानसून जो हमारा गर्मी का मानसून है, जो जिसको अब हम टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं, वो रहता है जून से सितंबर तक। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। आगे चलूं? चलो। अच्छा, चलो मेरा भी आपको बाय बोलने का समय आ गया है। और आज मैं शुरुआत में कहना भूल गई थी, सबको नमस्ते, राधे राधे और जय श्री राम। और बस यही है कि आज की क्लास हमारी पूरी हो गई। अब हम कल दूसरी मॉनसून की क्लास शुरू करेंगे। तब तक सारी पीछे की क्लासों को अच्छे से रिवीजन करें। और जो और भी अगर आपको लगता है कि आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो और उसमें पॉलिटी लगता है तो पॉलिटी का भी क्या कीजिए, अच्छे से क्लासेस पूरी है वहाँ पे रिवीजन कीजिए। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो तो वो भी क्लासेस पूरी बराबर देखें। बिल्कुल भी मूड के अनुसार ना पढ़े, ये धार के पढ़े कि हमें इतना पढ़ना है और इतना सही रास्ते से पढ़ना है कि इस साल हम अपना क्या कर पाए, सपना पूरा कर पाए। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय, कल मिलेंगे और कल की क्लास में अगले क्वेश्चन देखेंगे। बाय।